दर्ज की है। अधीर रंजन चौधरी के गढ़ में उन्हें चुनौती दी और न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उन्हें परास्त भी कर दिया। अधीर रंजन चौधरी को हराया है लगभग 58,000 वोटों से यूसुफ पठान ने। यूसुफ पठान क्रिकेटर है और गुजरात से उनका ताल्लुक है और वहां से सोचिए वो बंगाल गए और अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े कांग्रेस के नेता को उन्होंने हरा दिया है। अपने आप से आप इनको जॉइंट। एक और ब्रेकिंग आ रही है नैना, लखनऊ से इस वक्त वहां पर योगी जो सीएम मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके घर पर उनके आवास पर एक अहम बैठक चल रही है पार्टी की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम वहां पे मौजूद हैं। और यूपी में जो खराब प्रदर्शन हुआ है, जो कि पूरे देश में सबसे खराब अगर कह लीजिए तो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी का परफॉर्मेंस हुआ है, उस पर मंथन चल रहा है। शायद तलाशने की कोशिश होगी कि आखिर कौन सी वजह थी कि पार्टी वहां पर इतना बुरा परफॉर्म कर पाई और उसकी वजह क्या थी, तो वो ढूंढने के लिए उसमें मशक्कत होगी, पार्टी की कोशिश कर रही होगी, इसीलिए वहां पर बैठक बुलाई गई है। लेकिन अब तो वोट डल चुके हैं और सिर्फ काउंटिंग हो रही है, नतीजे धीरे धीरे करके उस पर आधिकारिक मुहर लगने वाली है। तो इसलिए अब अनूप हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप जी, सवाल मैं आपसे ये कह रहा था, बात अयोध्या की हो रही थी। इस बार जब चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, जनवरी के महीने में जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो पूरे देश में एक मुद्दा था, सरकार की तरफ से सारे लोग वहां पर गए, कांग्रेस नहीं गई, विपक्षी पार्टियां नहीं गई, बड़ी सियासत हुई कि कौन राम का मतलब भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है, कौन सनातन विरोधी है, और इस पर कांग्रेस और बाकी पार्टियों को घेरने की जोरदार कोशिश हुई। अब उसी भगवान राम के आप समझ लीजिए जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिनको कि मुद्दा आज से नहीं कई सालों से बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है, वहां पर ही बीजेपी हार गई। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, या जनादेश में इसको किस नजरिए से देखा जाएगा? बड़ा गजब का समीकरण है मेरे भाई। आपको मैं बताऊं कि 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा उत्तर प्रदेश जो है राममय हो गया है, बीजेपीमय हो गया है। लेकिन 90 दिन बीतते बीतते ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल उलट गई। और इसका एक सबसे बड़ा कारण या एक बहुत बड़ा कारण अयोध्या के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह का रहा है। ये लल्लू सिंह ही थे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने ये कहा था कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। अच्छा। और लल्लू सिंह के इस बयान के बाद जो है उत्तर प्रदेश में पूरी परिस्थितियां बदल गई। जो दलित वोट है, दलित वोट जो है वो बाबा साहब को अपना भगवान मानता है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया कि अगर इनकी सरकार आती है या इनके लोग जीतते हैं तो ये संविधान बदलने की कोशिश करेंगे, आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इस बात का असर सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ, अभी आपको पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिहिर जी, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, बल्कि सभी की निगाहें थी कि अयोध्या में तो शायद एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी। मुझे लगता है हर्ष जी से भी इस पर रिएक्शन हम ले लेंगे, लेकिन एक बार आंकड़ा भी दिखाते चले। उत्तर प्रदेश का आखिरी आंकड़ा क्या कहता है? एनडीए को 39 सीटें मिली हैं, जिसमें 36 बीजेपी की हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कैराना से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर उन्होंने पटकनी दे दी है। प्रदीप कुमार को उन्होंने 70,000 वोटों से हरा दिया है। और शुरू में बस इस बात के कयास के इकरा बहुत यंग है, उस हिसाब से राजनीति में उम्र भी उनकी कम है और ऐसा लग रहा था। देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और यह बांसुरी स्वराज ने सोमनाथ भारती को हरा दिया है। दिल्ली नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज की ये जीत है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने संसद जाने का रास्ता साफ कर दिया। देखिए ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग बार बार तस्वीर देख रहे थे कि नई दिल्ली सीट पर आखिर सियासी समीकरण क्या होगा। जिस तरह से हम देख रहे थे कि ठीक है, परिस्थिति तो लगभग इसी तरह की नजर आ रही है, लेकिन बांसुरी समाज और आम आदमी पार्टी यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। और लगभग 70,000 वोटों के साथ में यहाँ पर ये जो जीत है बांसुरी स्वराज ने दर्ज की।